ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर फॉलो करें। अग्नि यूनिकॉर्न से मुकाबले के बाद बुजुर्ग सजैन विद्युत को विहान दल के ठिकाने पर ले आए थे। वहां एक कमरे में इरा और विद्युत बातें कर रहे थे। इरा की बात सुनकर विद्युत ने हड़बड़ाते हुए कहा, इरा, कहीं तुम यहाँ से जा तो नहीं रही? ये सुनते ही इरा उदास हो गई और उसने हामी में सिर हिला दिया, जिसे देख विद्युत के चेहरे पर भी उदासी आ गई। तभी उसने विद्युत का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ से कुछ ही देर में जा रही हूँ। हम इस कोहरे की घाटी में खास खजाने को हासिल करने के लिए आए हैं, जो दिव्य आकाशीय गंगाजल मूल शक्ति फूटने वाली है। मुझे वहां से एक खास चीज हासिल करनी है ताकि मैं दल के लीडर के मुकाबले को जीत सकूं। इसलिए तुम गलती से भी मेरे पीछे मत आना और अपने दोस्तों के साथ रहना। बहुत जल्द आसपास के इलाकों से और भी ताकतवर दल यहाँ आएंगे, जिनमें से पिशाच साम्राज्य के विताल दल के लोगों से तुम मिल ही चुके हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। ऐसा कहते हुए इरा विद्युत से गले लगने ही वाली थी कि तभी उस कमरे में ताकतवर परछाई तेज रफ्तार में आई और उस परछाई को देख इरा उसका हाथ छोड़कर पीछे हट गई। उस परछाई ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, इरा, हमारे जाने का वक्त हो गया है। और तभी उस परछाई ने मुड़ते हुए कहा, लड़के, अगर तुम सच में इरा से प्यार करते हो तो 4 साल बाद एल्फ साम्राज्य में होने वाली सेरेमनी में जरूर आना। ऐसा कहते हुए उस बुजुर्ग के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी, जो और कोई नहीं, बुजुर्ग चांद थे। उस बुजुर्ग की बात सुनकर इरा के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी और इससे पहले कि वो कुछ कहती, विद्युत ने आगे आते हुए कहा, शुक्रिया बुजुर्ग चांद, मैं जरूर आऊंगा और एल्फ साम्राज्य के लीडर से इरा का हाथ मांगूंगा। आपको मुझे एल्फ साम्राज्य का ठिकाना बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। ऐसा कहते हुए विद्युत ने इरा की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। ये बात सुनकर इरा ने एक ठंडी आह भरी और बुजुर्ग चांद के साथ वो उस कमरे से गायब हो गई। इरा के जाने के बाद विद्युत कमरे में कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, लड़के, बहुत खूब, पर क्या तुम सच में इरा के लिए एल्फ साम्राज्य की सेरेमनी में जाओगे? क्या तुम जानते हो कि इरा की शक्तियां इतनी ज्यादा क्यों हैं? मुझे लगता है तुम्हें इरा का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए। विद्युत ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो मुस्कुराहट के साथ कहा, बुजुर्ग अधीरा, मैं जानता हूं कि आप छुपकर इस कमरे में यही देखने के लिए रुके हैं कि मैं असल में कौन हूं, लेकिन आप पकड़े गए। ऐसा कहते हुए विद्युत ने 2 प्यालों में चाय निकाली और एक प्याला आगे किया ही था कि तभी अचानक वहां काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग आदमी नजर आया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं था कि एक अजय स्तर का योद्धा भी मेरी शक्ति को महसूस कर सकता है। खैर छोड़ो लड़के, तुम शायद जानते नहीं हो कि इरा की जिंदगी उसकी अपनी नहीं है और इसलिए वो तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने देगी। वो ये बात तुमसे कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो तुमसे प्यार करती है। इतना कहकर अधीरा ने एक ठंडी आह भरी और कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि फिनिक्स कबीला, जो जादुई जानवरों में सबसे ताकतवर कबीला है, उनके और एल्फ साम्राज्य के बीच एक समझौता हुआ था। सालों से चलते आ रहे उस समझौते की वजह से इरा की शादी भी उस कबीले के होने वाले लीडर से होगी। तुम शायद जानते नहीं होंगे, ये शादी 4 साल बाद होने वाली सेरेमनी में होगी। उस सेरेमनी में जो भी फिनिक्स कबीले के लीडर को हरा देगा, वही इरा से शादी कर सकता है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि फिनिक्स कबीले का वो जवान लीडर कितना ताकतवर है? ऐसा कहते हुए अधीरा ने अपनी बड़ी आंखों को विद्युत के करीब लाते हुए कहा, महाशक्ति रैंक। विद्युत ने जैसे ही महाशक्ति रैंक का नाम सुना तो उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी, जिसे देख बुजुर्ग अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, मैं मानता हूं कि तुम आने वाले सालों में बहुत ताकतवर हो जाओगे, लेकिन तुम कभी उस जवान फिनिक्स कबीले के लीडर को नहीं हरा पाओगे। उस लीडर का नाम है मारू। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम इरा को भूल जाओ।
ऐसा कहते हुए अधीरा अपनी चाय खत्म करके कुर्सी से उठने ही वाले थे कि तभी विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग अधीरा, शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं ईरा को नहीं भूल सकता। मैंने सोचा नहीं था कि ईरा ने मुझे ही नहीं बल्कि और भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। ईरा सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। 4 साल बाद मैं एल्फ साम्राज्य आऊंगा और सेरेमनी में साबित करूंगा कि ईरा के लिए अगर कोई काबिल और ताकतवर है तो मैं हूं और कोई नहीं। ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर नाराजगी थी, जिसे देखकर बुजुर्ग अधीरा ने उठकर जाते हुए कहा, देखते हैं तुम कितने काबिल हो। अलविदा लड़के। ऐसा कहते हुए अधीरा तेज रफ्तार में कमरे के दरवाजे से गायब हो गए और उड़ते हुए रोशनी में बदलकर ईरा के पास पहुंच गए। यहाँ विद्युत कमरे में शांत बैठकर अपने हाथ में चमकते अग्नि स्टोन को देख रहा था, जो उसके हाथ में लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था। उस स्टोन को देखते हुए विद्युत बोला, बहुत जल्द मैं एक नूर स्तर पर यज्ञ करूंगा। और ऐसा कहते हुए उसने उस स्टोन को अपनी जादुई अंगूठी में रखा। वहीं दूसरी ओर नाज और पिशाच साम्राज्य के सीनियर का मुकाबला शुरू हो चुका था। पिशाच साम्राज्य के वेताल दल के दोनों सीनियर अपनी खूनी कोहरा तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाकर लगातार नाज पर हमला कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नाज उनके हमलों से लगातार बच रही थी, लेकिन फिर भी नफरत और दरिंदगी के जहर ने उसे इस कदर पागल कर दिया था कि वो लगातार लड़ने की कोशिश करती ही जा रही थी। तभी एक सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम ताकतवर है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। ऐसा कहते हुए वेताल दल के सीनियर के चेहरे पर शातिर मुस्कुराना भी था, जिसे देखकर नाज की आंखें अचानक काली होने लगी। उसने अपने हाथों को फैलाकर अपने हाथों की सील बदलते हुए गुस्से से अपने सामने खड़े दोनों लोगों को देखा और नाराजगी से कहा, तुम मरोगे। और ऐसा कहते हुए उसके शरीर से शक्तियां निकलकर अचानक सैकड़ों शक्तियों के कांटों में बदल गई, जिसे देखकर दोनों वेताल दल के सीनियर हांडा और जूना हंसते हुए बोले, मूर्ख लड़की, मुझे शायद पता नहीं, हमारी इस खूनी कोहरा तकनीक के आगे तेरी जहरीली शक्तियां बेकार हैं। ऐसा कहते हुए दोनों ने अपने हाथों को हवा में हिलाया और अपने चारों ओर शक्तियों की लाल दीवारें खड़ी कर दी, जिसे देखकर नाज ने नाराजगी से अपने हाथों से उन जहरीली शक्तियों के कांटों से उन दोनों पर हमला कर दिया। जहरीली शक्तियों से बने कांटे जैसे ही उस लाल खूनी शक्तियों की दीवार से टकराए तो वहां एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर शक्तियों के टकराने से एक अजीब सी धुंध ने उस माहौल को और भी भयानक बना दिया। इस बीच मौके का फायदा उठाकर हांडा नाज के पीछे पहुंच गया और जब तक नाज को इस बात का पता चलता, सीनियर हांडा ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए कहा, लड़की, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि वेताल दल से दुश्मनी करने के बाद आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। वहीं दूसरी ओर नाज की शक्तियां पहले ही मुकाबले में आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर मौजूद नफरत और दरिंदगी का जहर उस पर इतना हावी हो गया था कि अब उसकी आंखों के सामने हर इंसान उसे दुश्मन नजर आ रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी वो मुकाबला करती जा रही थी। जब नाज को महसूस हुआ कि हांडा उस पर पीछे से हमला कर रहा है तो उसके चेहरे पर बेरहमी नजर आने लगी, लेकिन तब तक हांडा अपना हमला कर चुका था। उसका हमला सीधे जाकर नाज की पीठ से टकराया, जिससे उसके मुंह से बहुत खून निकला और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तभी एक और भयानक हंसी वहां सुनाई दी। बेवकूफ लड़की, अगर हमारी बात मान ली थी तो शायद तो कुछ दिन और जिंदा रहती। ये आवाज थी सीनियर जूना की, जो नाज का ध्यान हांडा की ओर होते ही हमले के लिए तैयार था। जूना ने हंसते हुए नाज पर हमला करते हुए कहा, तेरा खेल खत्म हुआ लड़की। लेकिन इससे पहले कि जूना की शक्तियों से बनी तलवार नाज से टकराती, उसे बीच में शक्तियों के खूनी पंजों ने रोक लिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और शक्तियों के टकराव से वेताल दल का जूना कुछ कदम लड़खड़ाते हुए पीछे आ गया।
अचानक अपने हमले को नाकाम होते देख जूना ने नाराजगी से अपने सामने खड़े जवान लड़के को घूरते हुए कहा, बेवकूफ लड़के, कौन है तू? बेहतर होगा कि तू हमारे मामले में टांग ना अड़ाए। ये सुन धर्मा ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, क्या शख्सी स्तर के योद्धा जो ताकतवर वेताल दल से उन्हें एक मूल स्तर के योद्धा से डर लग रहा है? ऐसा कहते हुए धर्मा ने अपने हाथ से शक्तियां निकालनी शुरू की, जिन्हें देखकर हांडा ने नाराजगी से कहा, खूनी कबीला, तुम खूनी कबीले से हो? लड़के, क्या तुम वेताल दल और खूनी कबीले का समझौता तोड़ना चाहते हो? असल में सीनियर हांडा को धर्मा की मूल स्तर की शक्तियों का कोई डर नहीं था। शक्ति स्तर और वेताल दल से होने के कारण दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने धर्मा पर हमला किया तो धर्मा के कबीले के नियम के मुताबिक वो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सभी को ये पता था कि खूनी कबीले के लोगों को जन्म से सिखाया जाता था वो अपने दुश्मन को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए खूनी कबीले का हर योद्धा मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहता था। ऐसे बहुत कम दल थे जो इस कबीले से अपने रिश्ते खराब करने की हिम्मत करते थे। इसलिए जब उन्होंने धर्मा को खूनी कबीले की खास तकनीक का इस्तेमाल करते देखा तो उनके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, जिसके चलते सामने काले कपड़े पहने बुजुर्ग जूना ने नाराजगी से कहा, क्या तुम इस लड़की के लिए वेताल दल से दुश्मनी मोल लोगे? ये मत समझना कि बाकी दलों की तरह वेताल दल भी तुमसे डरता है। इस बीच नास परछाई में बदलकर हांडा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए, जिसे देख पास ही अपनी शक्तियों की मदद से छुपे वैद्य नजूमी ने नाराजगी से कहा, ये जवान, इससे अच्छा होता कि मैं किसी ताकतवर दल से ही मदद ले लेता। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से गायब हो गए और नाज और हांडा के बीच आकर खड़े हो गए। अचानक मुकाबले के बीच एक सफेद कपड़े पहने इंसान को आके देख हांडा और जूना की आंखें हैरानी से बची हो गई। तो उन्होंने जब अचानक सामने आए सफेद कपड़े वाले बुजुर्ग आदमी की शक्तियों को महसूस किया तो उनके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। तभी जूना ने हड़बड़ाते हुए कहा, कौन हो तुम? जूना की आवाज सुनकर वैद्य नजूमी ने नाराजगी से कहा, तुम कहकर मुझसे बात करने की तो कोशिश भी मत करना। अब अपनी खैरियत चाहते हो तो दफा हो जाओ और इस लड़की और लड़के से अपने मामले को यहीं खत्म कर दो। बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ऐसा कहते हुए नजूमी ने दोनों वेताल दल के सीनियर को नजरअंदाज कर दिया और नाज को अपने करीब आते देख अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अचानक अपनी सील बनानी शुरू की। तभी उनके हाथ से शक्तियां निकलकर नाज के सीने से टकराई, जिससे नाज को एक तेज झटका लगा और उस हमले से निकली शक्तियों की लहर बाढ़ की तरह फैलने लगी। कहते नजूमी ने नाज पर हमला क्यों कर दिया? क्या होगा नजूमी और उन दोनों वेताल दल के लोगों के बीच होने वाले मुकाबले का अंजाम? क्या नाज का ये आखिरी मुकाबला है?